हेलो दोस्तों, मैं अरमान। आप देख रहे हैं स्टडी लर्न क्लासेस। आज की इस नए वीडियो में SCERT क्लास 7th का अध्याय नंबर 12 मौसम और जलवायु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट की जानकारी है सभी का हम लोग रिवीजन करेंगे, जो BPSC शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। यह चैप्टर BPSC शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सबसे अधिक फैक्ट है और यहीं से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस में। तो आइए देखते हैं इन सभी फैक्टों में, यानी कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं सभी फैक्टों को इसमें सम्मिलित किया गया है। वीडियो जो है काफ़ी लंबा होने वाला है, तो धैर्य के साथ इसे देखने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप इसके पूर्व वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आवश्यक देखें। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आवश्यक जुड़ के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए, सबसे पहला टॉपिक हमारा है मौसम हमारी दुनिया में। इसमें समझते हैं किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तात्कालीन दशा मौसम कहलाती है। मौसम की परिभाषा हो गया SCERT के अनुसार। निश्चित स्थान का अर्थ है किसी शहर या गांव की भौगोलिक स्थिति से है। इसी प्रकार समय का अर्थ उस स्थान का स्थानीय मानक समय है। वायुमंडलीय दशा का अर्थ है आकाश की स्थिति। इसके तहत धूप, बादल, नमी, आर्द्रता, वायु का वेग एवं दिशा इत्यादि आते हैं। इन दशाओं का सम्मिलित रूप मौसम को दर्शाता है। इसी प्रकार अगला टॉपिक मौसम में समय और स्थान का महत्व। मौसम एक परिवर्तनशील तत्व है जो स्थान और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इससे स्थान और समय के संदर्भ में जाना और व्यक्त किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा जलवायु। इसको समझते हैं किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। किसी स्थान की जलवायु का पता करने के लिए लंबे समय, सामान्यतः 33 वर्षों तक वहाँ के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा इत्यादि का अवलोकन कर एक औसत निकाल कर हम लोग जलवायु को बताते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसा है। इसी आधार पर हमारा अगला टॉपिक विश्व के अलग अलग भागों में जलवायु की दशाएँ अलग अलग पाई जाती है। इसका मुख्य कारण जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? तो 8 कारक हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को अंग्रेजी शब्द लैंड फ्रॉम से आसानी से समझा जा सकता है। एक नंबर में आता है L से हमारा लैटिट्यूड। इसका मतलब होता है अक्षांशीय स्थिति के प्रभाव से। अगला हमारा है एल्टीट्यूड। इसका मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई। नियरेस्ट फ्रॉम सी, समुद्र से निकटतम दूरी। डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि पवन की दिशा। और आपका F से हो जाएगा फॉरेस्ट यानी कि जंगल। और ओशन करंट मतलब कि समुद्र की, यहाँ पे धारा एन छूट गया है। आपका रेन यानी कि वर्षा। और माउंटेन मतलब कि आपका पर्वत। तो यानी कि टोटल आपके 8 कारकें हैं। इन्हीं 8 कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है कौन? आइए इसको देखते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका सौर ऊर्जा की होती है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ सौर ऊर्जा अधिक मिलती है वहाँ का स्थान सामान्यतः गर्म होता है, तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां सौर ऊर्जा कम मिलती है वे स्थान अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। सूर्य के ताप से जलवायु एवं पृथ्वी गर्म होते हैं। सूर्य ताप के कारण ही जलवायु एवं पृथ्वी गर्म होते हैं। वायु में उपस्थित ताप की मात्रा को ही वायुमंडल का तापमान कहते हैं। इस कारण धरातल का तापमान सूर्य से प्राप्त ताप की अवधि पर निर्भर करता है। अगला हमारा है कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है जिसके कारण इसके आसपास की स्थिति वाले क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। यहाँ जो आपका बीच वाला है 0 डिग्री, यही हमारा भूमध्य रेखा। यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा सालों भर सीधी पड़ती है, इस कारण इस क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ता है। अगला हमारा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर ये वाला भाग भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम इसके ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आएगा ध्रुव। ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। तो तिरछी या कोणीय पड़ती है, इसलिए वहाँ तापमान क्रमशः कम होता है। जहाँ सूर्य की ऊष्मा नहीं पहुँचती है वहाँ निम्न तापमान के कारण सदैव वो हिम जमा रहता है। ये शीत प्रदेश कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्र उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित है।
पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है कि ये सब क्या होते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो है, जरूर देखिए। वायुमंडल का तापमान, सूर्य की किरणों के झुकाव, दिन की लंबाई, प्रचलित पवन, जल और थल के विवरण आदि के कारण भी प्रभावित होता है। वायुदाब क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली वायु का भार वायुदाब कहलाता है। ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वायुदाब घटेगा। समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ पे वायुदाब सबसे अधिक होता है, तो समुद्र तल पर सबसे अधिक वायुदाब होता है। पृथ्वी पर हर जगह वायुदाब एक जैसा नहीं है, जिससे विभिन्न दाब क्षेत्र बनते हैं। इसको समझेंगे हम लोग चित्र के माध्यम से। और वायुदाब क्षेत्र के कारण ही हवाएं उत्पन्न होती है। वायुदाब में अंतर के कारण ही पवनें उत्पन्न होती है और ये निश्चित दिशा में चलती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में हवा गर्म होकर ऊपर, यहाँ से देखिए हवा गर्म होगा तो हमेशा ऊपर उठेगा। आप चावल बनाते समय देखते होंगे कि चावल से जो भाप निकलता है वो गर्म के कारण कहाँ होता है? ऊपर की ओर जाता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हवाएं गर्म होकर हमेशा ऊपर की ओर चलती है। इससे यहाँ पे जो आपके यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में। ठीक, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको एक फैक्ट याद करना पड़ेगा कि जो आपके हवा है वो गर्म होकर हमेशा ऊपर की ओर उठेगा। तो यहाँ पे हमारा वही पॉइंट है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र बन जाता है। वायुदाब हमेशा अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में चलते हैं, यानी कि जहाँ पे उसका अधिक होगा उठकर वहाँ कम दाब वाले क्षेत्र में चलेगा। ये हमारा दो फैक्ट आपको याद रखिएगा, इससे आप बहुत सारे वायुदाब वाले क्षेत्र से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। वायु की गति वायुदाब में अंतर से निर्धारित होती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम्र मौसम बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम्र मौसम बनाता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जो सघन होकर उच्च दाब क्षेत्र का क्षेत्र बनाती है। अगला है कि क्योंकि इसके प्रभाव से पवनें बाहर की ओर चलती है, जिसके कारण आकाश साफ नज़र आता है। अब यहाँ पे समझना है, देखिए टोटल जो आपके दाब क्षेत्र हैं वो 7 हैं। टोटल दाब क्षेत्र कितना है? 7 है। यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे हम लोग नीचे से, इसको हम लोग बोलते हैं एचपी। एचपी का मतलब होता है कि जो आपका हाई पावर है, यानी कि इसका दाब क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए उच्च दाब क्षेत्र। अगला हमारा यहाँ पे देखिए लो दाब क्षेत्र यानी कि एलपी, और यहाँ पे भी एक दाब क्षेत्र है, यहाँ पे भी दाब क्षेत्र है, यहाँ पे भी दाब क्षेत्र है, यहाँ पे भी दाब क्षेत्र है, इसके ऊपर भी एक हमारा दाब क्षेत्र यहाँ पे है। तो एचपी का मतलब हो गया हाई पावर, यानी कि आपका उच्च दाब, हाई प्रेशर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बताए हैं कि जब हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब से हमेशा हवाएं नीचे की ओर चलती है, नीचे की ओर भागी यानी कि निम्न दाब की ओर चलेगी। तो यहाँ से देखिए जब हवाएं नीचे की ओर आएगी तो इस समय जो यहाँ पे बहेगा आपका 65 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, इसे बोलेंगे ध्रुवीय पूर्वी पवन। अगला देखिए, अगर यहाँ पे हमारा तो है, ये हो गया हमारा एचपी। अब यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी तो इसे बोलेंगे हम लोग सनातन पछुआ पवन। तो इसका जो है हमारा ये है उत्तरी ध्रुव पर आपका डिग्री है आपका 35 से 60 डिग्री के बीच में। और यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो हमारा है ये कर्क रेखा है। ये क्या है? कर्क रेखा। इसलिए यहाँ पे जो आपका हो गया तो इसे हम लोग हर्ष अक्षांश के भी नाम से जानते हैं। अगला आता है सबसे महत्वपूर्ण, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब, जिसे डोल ड्रम के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग डोल ड्रम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए हवाएं, यहाँ भी हमारा क्या है? एचपी है। तो हमेशा हवा जो है उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में चलेगा। तो ये तो हमारा हो गया हमारा एलपी, यानी कि यहाँ पे एलपी है और नीचे हमारा एचपी है और ऊपर हमारा भी एचपी है। तो यहाँ से हवाएं गर्म होकर इधर चलेगी और यहाँ से हवाएं गर्म होकर इधर चलेगी। और जब दोनों हवाएं टकराएगी तो यहाँ पे जो है इससे टकरा कर जो है वापस निकल जाएगी। इसी के कारण यहाँ पे डोल ड्रम क्षेत्र बन जाता है। अगला हमारा देखिए उष्ण दाब क्षेत्र। अब इसके हवाएं नीचे भी आएगी क्योंकि यहाँ पे क्या है? हमारा एलपी है, यानी कि लोअर प्रेशर है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ध्रुव पर हमारा हो गया हमारा उच्च दाब, जिससे हवाएं क्या होगी? ऊपर की ओर उठेगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि
वायु दाब की जो टोटल पेटी है कितना है, 7 है। प्रश्न पूछ सकता है कि वायु दाब की टोटल पेटी कितना है, तो 7 है। डोल ड्रम शांत क्षेत्र जो है कितने डिग्री के बीच उपस्थित होता है, तो आपका 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में ये उपस्थित होता है। उच्च ताप के कारण वायु ऊर्ध्वाधर हो जाता है। ये भी पूछ सकता है भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र का जो आपका एंगल है आपका 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री आपका साउथ, इसका कारण है उच्च ताप। अगला हमारा है उस उपोषण उच्च दाब, इसका जो आपका डिग्री है ये आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ, इसका जो है वायु का नीचे आना जिसे हम लोग आसो अक्षांश के नाम से जानते हैं। अगला है कि उपध्रुवीय निम्न दाब। उपध्रुवीय निम्न दाब ये देखिए 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच ऊपर यानी कि, और वही 60 डिग्री 60 से 65 आपके साउथ वायु का अभिसरण करता है। किसी कारण होता है, वायु के अभिसरण के कारण ये होता है। अगला है कि ध्रुवीय उच्च दाब, इसका बनने का कारण है निम्न ताप। इसके बनने का कारण क्या है, निम्न ताप, क्योंकि हम जानते हैं कि ध्रुवों पर जो प्रकाश पड़ता है वो हमेशा तिरछा ही पड़ता है। अगला हमारा है कि वायु दाब को मिली प्रति बार सेंटीमीटर में मापते हैं, जिसे बैरोमीटर भी कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछेगा कि वायु दाब को किस में मापा जाता है, तो बैरोमीटर में मापते हैं। बैरोमीटर में वायु दाब बढ़ता है तो उस क्षेत्र में चलने वाली पवन समाप्त हो जाती है और मौसम साफ हो जाता है। यही रहा हमारा। अगला है कि बैरोमीटर में वायु दाब जब धीरे धीरे नीचे आता है तो वर्षा होगा। बैरोमीटर में जब वायु दाब जब धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा तब उस समय वर्षा होती है। बैरोमीटर में जब वायु दाब तेजी से नीचे आता है तो आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु धाराएं या एयर करंट कहा जाता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। यह भी हो गया। गर्मी के दिनों में बिहार में चलने वाली गर्म हवा को लू के नाम से जानते हैं। तो पूछ सकता है कि लू कहाँ पे चलता है, तो बिहार में चलता है। इसके अलावा हम जानेंगे आगे। अगला हमारा है कि पवन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अस्थायी पवन या प्रचलित पवन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। वैसा पवन जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है उसे अस्थायी पवन कहते हैं। ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। ये अधिक दाब पेटी से कम दाब पेटी की ओर चलती है। यहाँ पे समझ सकते हैं पछुआ पवन जो है आपका प्रचलित पवन का उदाहरण है। तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रचलित पवन के उदाहरण है, और इसका जो चलने का एंगल है आपके 40 डिग्री से आपके 60 डिग्री, जिसे हम लोग पूर्वी पवन, ये भी हो गया हमारा ये प्रचलित पवन का उदाहरण। अगला हमारा है कि 40 डिग्री अक्षांश से पछुआ बहता है। इसका जो नाम है गरजता चालीसा। यहाँ से बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था कि गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा और चिखता साठा ये क्या है, तो ये पछुआ पवन के प्रकार हैं। ये पछुआ पवन के प्रकार हैं। आगे की कक्षा में इसे विशेष तरीके से बताया गया है कि 40 डिग्री अक्षांश पर यहाँ पे जो वैज्ञानिक था, जो वायु को जांच करने वाले लोग थे, जो नाविक थे, वो गए थे तो वहाँ पे नाव ले गए थे। तो वहाँ पे जिसका नाव था वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने लगा था, जिसके कारण उन्होंने नाम धर दिया इसे गरजता चालीसा। और 50 डिग्री अक्षांश जो पछुआ बहता है उसे हम लोग प्रचंड पचासा के नाम से जानते हैं। और 60 डिग्री अक्षांश जो पछुआ बहता है उसे चिखता साठा के नाम से जानते हैं। तो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखता हुआ साठा, ये सब आपके पछुआ पवन की प्रकार है। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। उपरोक्त शब्द पछुआ पवन का प्रकार है। ऐसे ही पूछा था कि गरजता चालीसा, चिखता साठा ये क्या है, तो ये पछुआ पवन के प्रकार हैं। व्यापारिक पवनें जो है आपकी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश से चलती है। तो व्यापारिक पवनें 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में चलती है। मौसमी पवनें, इन पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। अर्थात जब पवनों की दिशा विभिन्न ऋतुओं में बदलती रहे तो इसे हम लोग मौसमी पवन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपके मानसूनी हो गया, मानसूनी पवनें हो गया, चक्रवात हो गया, प्रति चक्रवात हो गया, ये सभी के सभी आपके कौन से हैं पवनें हैं, तो ये सब मौसमी पवनें हैं। इसका अलावा मानसूनी पवनें रात में जब हवा स्थल से
समुद्र की ओर चलती है, रात में जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो इसे स्थलीय समीर कहते हैं। अब यहाँ से पूछेगा कि तो हम जानते हैं कि जब स्थल की ओर से चलने वाली हवा को स्थलीय समीर कहेंगे और आपके समुद्र की ओर से हवा को चलने वाली को समुद्री समीर कहेंगे। तो लेकिन ये नहीं पूछता है कि स्थलीय समीर जो है कब होता है, दिन में कि रात में। तो रट लेना है कि स्थलीय समीर हमेशा रात में होता है और वही जो समुद्री समीर है ये हमेशा दिन में होता है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि दिन में जब हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो इसे समुद्री समीर कहते हैं। तो ऐसे नहीं पूछेगा समुद्री समीर कब चलता है, तो दिन में चलता है। अब यहाँ से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये रहा हमारा समुद्र और ये रहा आपके समुद्री समीर, यानी कि समुद्र की ओर से जब दिन में हवाएं चलेगी तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री समीर के नाम से जानते हैं। वही जब स्थल की ओर से समुद्र की ओर हवाएं चलेगी रात में तो इसे स्थलीय समीर कहते हैं। ये सब जो है दिन में जो है गर्म और नीचे में हमारा स्थल जो है आपका दिखाई दे रहा है। अगला है कि स्थानीय पवन। स्थानीय पवन क्या है, वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवनें कहलाती है। इसके एग्जाम्पल जो है आपके बुक में नहीं है, जिसे कि यहाँ पे समझते हैं बिहार के उत्तर भारत के मैदानी भाग में मई जून में चलने वाली हवा जो हवा गर्म होती है उसे हम लू के नाम से जानते हैं। इसे स्थानीय पवन की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार आगे देखिए विश्व के मुख्य स्थानीय पवन। विश्व के मुख्य स्थानीय पवन जैसे कि पवन हो गया जैसे चिनूक, ये जो है आपके रॉकी पर्वत यूएसए कनाडा में चलता है। इसकी विशेषता है कि गर्म एवं पशुपालन। अगला हमारा है फोन, तो ये आलस पर्वत स्विट्जरलैंड में चलता है। इसका भी वही विशेषता है, आप लोग यहाँ पे देखते चलिएगा। अगला है हर्मटन, इसे हम लोग DR पवन के नाम से जाने डॉक्टर पवन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो हर्मटन जो है आपका सहारा क्षेत्र में चलता है। गिनी तट पर इसे DR पवन के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि डॉक्टर पवन भी इसे कहते हैं। अगला है कि सिनुक। सिनुक जो है आपका अरब रेगिस्तान में चलता है। इसका विशेषता है गर्म एवं शुष्क। आगे है कि नकेस्टर, ये जो है आपके न्यूजीलैंड में चलता है। विकी फिल्टर, ये जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में चलता है। अगला है कि कोयम बैंक, ये जो है आपका इंडोनेशिया में चलता है। और लू तो आप भारत में ही जानते हैं क्योंकि भारत के बिहार राज्य में ये चलता है मई जून के महीना में। अगला है कि आपके ब्लैक रोलर जो है आपके यूएसए में चलता है। धूल भरी आंधी है, ये क्या है इसकी विशेषता, ये धूल भरी आंधी है। विली जो है आपके पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में चलता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में टार्नेडो जो है अटलांटिक महासागर क्षेत्र में चलने वाला एक पवन है। टाइफून एवं हरिकेन पूर्वी प्रशांत महासागर में चलता है। काल बैसाखी, ये बंगाल की खाड़ी में भारत में आपको देखने को मिलता है। अगला है कि जलवाष्प के जल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब पूछेगा कि संघनन के कारण क्या होता है, तो संघनन के कारण ही वर्षा होती है। ठीक, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए एक पॉइंट है कि वह तापमान जिस पर जलवाष्प का संघनन, वह तापमान जिस पर जलवाष्प का संघनन प्रारंभ होता है उसे ओसांक या ओस बिंदु कहते हैं। वर्षा संघनन का सामान्य रूप है। वर्षा जो है संघनन का सामान्य रूप है। संघनन के कारण ही वर्षा होती है। यहाँ से पूछेगा कि वर्षा जो है किसके कारण होता है, तो संघनन के कारण ही वर्षा होता है। और ऑप्शन में रहेगा वाष्पीकरण। आप लोग धधा के मार दीजिएगा वाष्पीकरण। तो यहाँ पे ध्यान देना है, संघनन होगा जो पहले वाष्पीकरण होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, उसका संघनन होगा, उसके बाद आपका वर्षा होगा। तो ये मिलाने को भी दे सकता है। अगला हमारा है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडल नमी या आर्द्रता के नाम से जानते हैं या आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प का अक्षय स्रोत महासागर है। अक्षय स्रोत क्या है, महासागर है। महासागर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। प्रशांत महासागर आपके सबसे बड़े महासागर है, इसको याद कर लीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था। पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद अन्य जल राशि भी सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होती है। यही नमी विभिन्न रूपों जैसे कि हिम, जल, ओले के रूप में स्थल पर गिरते हैं। यह कोहरे के रूप में भी नजर आता है। वर्षा इसका सामान्य रूप है। वर्षा क्या होता है, वर्षा का डिफिनेशन क्या है, बादलों से पृथ्वी पर गिरने वाली पानी की बूंदें जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा बनते हैं उसे वर्षा कहते हैं। वर्षा पृथ्वी पर जल का बड़ा स्रोत है। इससे धरती के भूगर्भिक जल भंडार संचित होते हैं।
वर्षा की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वर्षा को प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। संवहनी वर्षा पृथ्वी के विषुवतीय रेखा क्षेत्र में, पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्र में, जिसे विषुवतीय क्षेत्र ये हो गया आपका, यहाँ वाला जो बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं विषुवतीय क्षेत्र, अधिक गर्मी पड़ता है। कारण क्या है कि सूर्य से जहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ पे तिरछी हमेशा सालों भर पड़ती है। तो यहाँ से वही बता रहा है कि पृथ्वी के विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ती है। इस कारण गर्म भूतल के यहाँ पे क्या है, गर्म भूतल के संपर्क है। गर्म भूतल के संपर्क से गर्म होने वाली हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठी हवाएं धीरे धीरे ठंडा होती है और जिससे संघनन की क्रिया शुरू होती है और नीचे शीघ्र ही वर्षा होने लगती है। यह वर्षा दोपहर बाद विषुवत रेखीय प्रदेशों में प्रायः होती है। इसके नीचे हम लोग समझ सकते हैं जल चक्र क्या है। तो यहाँ से पहले समझेंगे, ये रहा हमारा समुद्र में क्या है, पानी है, पानी का एक बड़ा स्रोत है समुद्र। अब यहाँ से क्या होगा, सूर्य के प्रकाश के कारण ये जो है धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा। अब वाष्पीकृत होगा यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया होगा। अब वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा हवा द्वारा ये जो है बादल बनेगा। हवा द्वारा क्या बनेगा, बादल बनेगा। और संघनन में जब तापमान में अंतर होगा तो ये जो है बादल से छोटे छोटे बूंद के रूप में जब पृथ्वी पे गिरेगी तो इसे हम लोग बोलेंगे वर्षा। अब फिर क्या होगा, इसमें से कुछ भाग जो है स्थलीय भाग यानी कि जो पृथ्वी के भूगर्भिक उसमें चला जाएगा और कुछ भाग फिर जो है आपके समुद्र में चला जाएगा। तो यह क्रिया जो हो रहा है इसे हम लोग बोलेंगे जल चक्र। अगला हमारा है कि चक्रवात। ये तूफानी हवाओं के अति शक्तिशाली भंवर के समान होते हैं। चक्रवात जो है भंवर के समान होते हैं। अगला हमारा है कि इसके केंद्र बिंदु में एक कम दबाव का क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। इसके केंद्र बिंदु में जो है एकदम कम दबाव का क्षेत्र होता है जिसे हम चक्रवात का आंख कहते हैं। अगला है कि इसके चारों ओर बढ़ते हुए दबाव क्षेत्र होते हैं। जिनसे हवाएं तेजी से घूमती हुई केंद्र की ओर बढ़ती है, जिसे हम लोग बंगरेरा कहते हैं। गांव देहात में कि बंगरेरा आ गया, गमके जिसे घूम होता है। तो ये क्यों होता है, जो हाँ एक बाइक जो है हवा गर्म होकर जो है उठने लगती है, ठीक, और नींद आपकी जाने लगती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बंगरेरा आ गया, ठीक। हवाएं तेजी से घूमते हुए केंद्र की ओर बढ़ती है। इस प्रकार घूमती हुई हवा को भंवर सा उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग बंगरेरा के नाम से जानते हैं गांव देहात में, मगर आप लोग बंगरेरा मत बोलिएगा। इन हवाओं की गति 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से होती है। बहुत से चक्रवातों को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि भारत में जो है चक्रवात के नाम से जानते हैं। यूएसए में इसे टॉर्नेडो यानी मैक्सिको के नाम से जानते हैं। हरिकेन आपके कैरिबियन वियर सागर यूएसए में चलता है, जिसे आपके टाइफून हो गया दक्षिण चीन सागर। अगला है कि विली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। कैटरीना जो है आपके 2005 अटलांटिक रीटा, ये नहीं दिया गया है, इसमें नहीं था। तो अगला हमारा है कि भारत में 2010 में काल वैशाखी एवं लैला नामक 2 चक्रवात आया था। तो ये प्रश्न पूछेगा कि काल वैशाखी नामक चक्रवात कब आया था, 2010 में भारत में आया था। भारतीय प्रायद्वीप में आने वाले अधिकांश चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। अधिकांश चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उत्पन्न होते हैं। बंगाल की खाड़ी आपके पश्चिम में है भारत की, और आपके अरब सागर जो है पश्चिम में है और बंगाल की खाड़ी आपके पूरब में है। अगला है कि इसके प्रभाव से स्थल पर तेज बारिश एवं सागर में ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, याद कर लीजिएगा इसको। पर्वतीय वर्षा क्या है, जब उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में आ जाती है तो ये बादल ढाल के कारण ऊपर उठने को मजबूर हो जाते हैं और ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी होने लगती है, जिससे संघनन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और यह जलवाष्प से संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरने लगती है। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए ये रहा आपका समुद्र। अब देखिए सूर्य के प्रकाश के कारण यहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होने के बाद यहाँ पे बादल बनेगा और बादल जो है हवा के माध्यम से जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर उठा नहीं, ये जो है ऊपर नहीं उठा, तो यहाँ पे संघनन की क्रिया शुरू हो जाएगा।
संघनन क्रिया शुरू, जब संघनन क्रिया शुरू हो गया तो ये जो है वर्षा हो जाएगा, क्यों? बादल टकरा जाने के कारण। तो इसे बोलते हैं आपके पर्वतीय क्षेत्र का वर्षा। अगला हमारा है कि मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पर्वत के कारण अधिक वर्षा देखने को मिलता है। चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा क्या होता है? समुद्र में निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए विभिन्न दिशाओं से अनेक पवनें आती है। खाली जगहों को भरने के लिए इनमें से घोर हो जाती है और इसके कारण ये ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। ऊपर उठने के कारण इनका तापमान कम हो जाता है, जिससे इसमें मौजूद आर्द्रता संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती है। यह वर्षा उष्णकटिबंधीय में होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये जो है आपका पूरा, ये जो है आपका लो प्रेशर है, ये आपका हाई प्रेशर है। समुद्री से हवा जो चल रहा है आपका स्थल की ओर। अगला हमारा है चक्रवाती वर्षा का कारण। चक्रवाती वर्षा का कारण क्या है? जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और कोरियोलिस बल दो को कारण है। जल का तापमान जो है आपका 27 डिग्री होना चाहिए और कोरियोलिस बल के कारण ये जो है चक्रवाती वर्षा का ये कारण है, दो कारण है। अगला है कि प्रति चक्रवात क्या है? चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब के चारों ओर होता है, निम्न दाब के चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। इसे प्रति चक्रवात कहा जाता है। इसके फलस्वरूप मौसम साफ होता है परंतु हवाएं धीमी गति से चलती है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये उसकी विपरीत दिशा में चलती है। तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब पूछेगा ये कि चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की किस दिशा में चलती है तो आपके सुई के उसके दिशा में चलती है, वही दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत दिशा में चलती है। तो सुई, घड़ी का सुई कैसे चलता है? जैसे चलता है ना, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज पूछेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, ये रहा आपका चक्रवात। ठीक, तो ये घड़ी की कैसे दिशा में? घड़ी की दिशा में है और प्रति चक्रवात जो है ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलता है। अगला है कि फेरल के नियम से पवनों की दिशा ज्ञात की जाता है। फेरल के नियम से जो है पवनों की दिशा हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, अगला हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और आपके जो क्लॉकवाइज जो है उसको समझाया गया है। इसको जो है ये सिलेबस से बाहर है, मैंने ऐसे ऐड कर दिया है। अगला हमारा है कि वर्ष भर में एक ही दिशा में बहने वाली पवन स्थानीय पवन कहलाता है। जलवाष्प का जल रूप में बदलने की प्रक्रिया को यानी क्रिया को संघनन कहलाता है, संघनन कहते हैं। कैटरीना एक जो है चक्रवाती पवनें हैं। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। लू एक गर्म एवं शुष्क हवा है जो आपके बिहार में मई जून के दिनों में चलता है। ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी होकर संघनन करती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। मौसम के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों का अवलोकन किया जाता है। तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु का वेग। ग्रहिता चालिसा क्या है? तो मध्य भारत में चलता हुआ एक आपके पछुआ पवन का प्रकार है। दहाड़ता पचासा क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत में ये चलता है। तो ये भी पूछ सकता है कि दहाड़ता पचासा कहाँ पे चलता है? तो प्रायद्वीपीय भारत में चलता है और ग्रहिता चालिसा जो है आपके मध्य भारत में चलता है। इसी प्रकार अगला हमारा इधर है कि अध्याय नंबर 13 मौसम संबंधित उपकरण। तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसे इस रूप में हम लोग सूचित करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदलता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। अगला है कि शरीर का तापमान मापने वाला थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में हम लोग मापते हैं। दैनिक तापमान सेल्सियस में मापते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का उपयोग होता है। इनमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जमता है तथा 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। अगला हमारा यहाँ पे समझ सकते हैं कि सेल्सियस से पानी दीजिए 100 डिग्री पर हो जाएगा आपका, और शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और आपका 0 डिग्री सेल्सियस ये है। तो इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे दिया है फ़ारेनहाइट में तो 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपका हो जाएगा शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपका यहाँ पे ये 37 डिग्री सेल्सियस जो है आपका इसका सामान्य ताप है। अगला है कि दैनिक तापमान सेल्सियस में मापते हैं। वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ हवा की बहने की विपरीत दिशा में हो जाती है। वर्षा की मात्रा जो है रेन गेज में मापते हैं, और पवन की दिशा को हम लोग विंड वेन में मापते हैं। तो ये था आपका पूरा SCERT कक्षा
7th का अध्याय नंबर 12 और 13 के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट की जानकारियाँ। मुझे आशा है कि आपको ये रिवीजन हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर टेलीग्राम में आवश्यक जुड़िए और वहाँ से नोट्स की प्राप्ति कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।